Hi guys. In continuation of last topic, we were discussing about the blood. पार्ट वन हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑल दीज थिंग्स. आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं. उसके कंटिन्यूशन में हम डिस्कस करेंगे आज पार्ट टू ब्लड. पार्ट वन और पार्ट टू इन द सेंस की पार्ट वन वाज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन. उसी के कंटिन्यूशन में हम जो नेक्स्ट वीडियो लाए हैं वो है पार्ट टू, जिसको हमने नाम दिया है. उसके अंदर हम देखेंगे मेनली द कंपोजिशन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. फाइन. हमने लास्ट में छोड़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड करके. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में मैंने आपको बताया था 3 टाइप ऑफ सेल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स. उसी को आज थोड़ा सा एलिब्रेट करके हम देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ब्लड, इसका हम देखेंगे कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स, ब्लड के कंपोनेंट्स के हम देख रहे थे, तो हमने इसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. वन वाज सॉलिड पोर्शन, जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा हम जिसको लिक्विड पोर्शन बोल सकते हैं. ठीक है. इस ये अमाउंट रखता है मोस्टली लगभग 45%. ठीक है. और ये रखता है 55%. ठीक है. किसका? टोटल ब्लड का. टोटल ब्लड का 45% सॉलिड कंपार्टमेंट, जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ब्लड सेल्स वाला जो पोर्शन होता है उसको हम वो बोलते हैं. उसके साथ में लिक्विड पोर्शन जो था 55%, उसमें क्या था? प्लाज्मा, जो वाटरी कंपोनेंट है. सॉलिड पोर्शन और लिक्विड पोर्शन, हम इन दो की बात कर रहे थे. ठीक है. इसके अंदर मेनली मैंने आपको बताया ब्लड सेल्स होती है, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट का भी नाम दे सकते हैं. और लिक्विड के अंदर क्या होता है? ये जो लिक्विड वाटरी पोर्शन होता है ब्लड का. ठीक है. जिसके अंदर जिस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. ठीक है. उसके बाद में हम देखेंगे ब्लड. अब इन दोनों को मिला के मैं ब्लड बोल सकता हूँ. ठीक है. इसमें सॉलिड में हमने क्या क्या देखा था? ब्लड सेल्स. ठीक है. ब्लड सेल्स कौन कौन सी है? आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स. ये हमने डिस्कस मतलब इसको जिसका देखा पोर्शन ब्लड सेल्स का. सॉलिड पोर्शन के अंदर ब्लड सेल्स आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. वहीं हम देखेंगे लिक्विड पोर्शन. लिक्विड पोर्शन में क्या है? प्लाज्मा. लिक्विड पोर्शन में क्या है? प्लाज्मा. लिक्विड पोर्शन में क्या है? प्लाज्मा, जो क्या है? एक वाटरी सब्सटेंस है. वाटरी सब्सटेंस. ठीक है. इतना समझ में आया. अब अगर मैं ब्लड, अगर मैं पता करना, मैं ये बोलना चाहता हूँ ब्लड किसको बोलेंगे. ठीक है. तो ब्लड के अंदर तो हमने देखा सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों को एडअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम ब्लड बोल सकते हैं. सॉलिड प्लस लिक्विड, बोथ पोर्शन किसके कंपोनेंट्स है? ब्लड के ना कंपोनेंट्स है. दोनों को मिला के हम ब्लड बोल सकते हैं. तो अगर हम सॉलिड और लिक्विड दोनों का कंपोजिशन यहाँ देखें तो ब्लड के अंदर क्या क्या है? सॉलिड के पोर्शन क्या क्या है? आरबीसी यानी ब्लड सेल्स है. आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ना लिख के ब्लड सेल्स लिख दे रहा हूँ. ठीक है. आप इसको देख लीजिएगा कि ब्लड सेल्स इक्वल टू आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. उसके बाद में प्लाज्मा. ठीक है. प्लाज्मा. अब इसको हम ब्लड बोल सकते हैं. ठीक है. ब्लड इज इक्वल टू ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा. प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है मेनली. ठीक है. वाटर के बाद में देखो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? वाटर प्लस क्लोटिंग फैक्टर्स. इस सी फैक्टर का मतलब क्लोटिंग फैक्टर. ठीक है. प्लस प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. मेनली ये 3 पोर्शन होते हैं. ये जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो लिक्विड पोर्शन में कंसिस्ट करते हैं. ठीक है. प्लाज्मा के अंदर वाटर, प्रोटीन और क्लोटिंग फैक्टर्स. ठीक है. तो उसी तरीके मतलब इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? ब्लड प्रोडक्ट्स. ठीक है. ब्लड, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा. ब्लड सेल्स में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा के अंदर पानी, क्लोटिंग फैक्टर और प्रोटीन. ठीक है. इतना समझ में आया सबको? ठीक है. कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स की.
था, ये 45% अपना था। ठीक, चलिए यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद मैं आपको कोशिश करता हूँ आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट बनाने की, क्योंकि आप जस्ट अपने मीडियम भी स्विच किया होगा मोस्टली लोगों ने, मोस्टली स्टूडेंट्स ने। उसके साथ में मीडियम स्विच करने के साथ में आपके सामने जो कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स है जो आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, मैं कोशिश करूंगा उन्हीं को शॉर्ट आउट करने की या सोल्व करने की। ठीक है, तो लेट्स कम एट हियर, आपके कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। आपका ध्यान रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखना आएगा मजा। कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, कुछ टर्म्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। आप कोशिश करिएगा, क्या है नहीं समझ आएगा मैं क्या किस लिए हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखा हमने एक टर्म है ब्लड, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक टर्म मैंने लिखी ब्लड, एक प्लाज्मा। सब एक जैसे लग रहे हैं देखने को, लेकिन अभी आपको पता चलेगा क्या क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, तीसरा है सीरम। एक टर्म है ब्लड, एक टर्म है प्लाज्मा, एक टर्म है सीरम। ब्लड, प्लाज्मा और सीरम। देखिए ब्लड के अंदर हमने क्या क्या देखा था, सॉलिड पोर्शन एंड लिक्विड पोर्शन, दोनों मिला के हमने क्या बोला था, ब्लड। तो मैं यहां लिख दूं, सॉलिड में क्या था, ब्लड सेल्स, प्लस लिक्विड में क्या था, प्लाज्मा। अब इससे पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स में WBC RBC प्लेटलेट होता है, प्लाज्मा के अंदर पानी होगा, उसके साथ में क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे और प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे। ठीक, इतना समझना है। एक टर्म ये है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। मैं आपको लेके चलूंगा बिल्कुल क्लियर, आपको सीरम निकाल के दूंगा अभी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बस। उसके बाद में हम देखते हैं ब्लड हो गया, ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा। अब प्लाज्मा किसको बोलेंगे, प्लाज्मा किसको बोलेंगे, थोड़ा बहुत देख पाते, समझ पाए ना। प्लाज्मा किसको बोलेंगे, अरे दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, समझ लो। ये इसमें क्या क्या है, ये और ये। अगर आपको ये पता करना है तो ये पता करना है, तो मेजर जो मेन पोर्शन था उसमें से आप जो मिनिमम लेवल था उसको निकाल दीजिए, या जो इसका साथी था उसको निकाल दीजिए। देखिए अभी देखिए आपके अंदर प्लाज्मा के अंदर से अगर हम प्लाज्मा इक्वल टू जो ब्लड था, ब्लड में से हमने ब्लड सेल्स निकाली, ब्लड के अंदर से ब्लड सेल्स निकाल दी। ठीक है, ब्लड क्या था, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दोनों का जो कॉम्बिनेशन था उसको हमने ब्लड बोला। अब प्लाज्मा क्या है, ब्लड के अंदर से अगर हमने ब्लड सेल्स निकाल दी बाहर, केवल ब्लड सेल्स, वर्ड्स पे फोकस करके, केवल ब्लड सेल्स अगर हमने बाहर निकाल दी उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ब्लड माइनस ब्लड सेल्स इक्वल टू प्लाज्मा। अब ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्या क्या रहा, ब्लड सेल्स निकल गई, उसके बाद में जो बचा वो प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या क्या था, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोटीन, जो पिछली स्लाइड में बताया था, प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर एंड वाटर, तीन चीज थी। अब देखिए, अब इस प्लाज्मा के अंदर से हमें सीरम निकालना है, अंदर से हमें सीरम निकालना है। ठीक है, देखिए सीरम में क्या है, अगर जो प्लाज्मा हमारे पास बचा है जिसमें क्या क्या है, क्लोटिंग फैक्टर, प्रोटीन यानी प्लाज्मा प्रोटीन और वाटर, तो अगर इस प्लाज्मा में से हम निकाल देंगे क्लोटिंग फैक्टर्स, अगर प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल देंगे बाहर, हमारे पास क्या बच जाएगा, सीरम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ब्लड का था पूरा पोर्शन, जो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा का जो कंपोजिशन था, दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको हमने बोला ब्लड। अगर हमने ब्लड में से केवल ब्लड सेल्स निकाले, ब्लड में से केवल ब्लड सेल्स को हमने निकाल के बाहर कर दिया, तो उसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा। अरे कभी देखा होगा किसी को बोलते हैं सफेद खून चढ़ रहा है, सफेद खून या तो प्लेटलेट होती है, दूसरा फिर क्या होता है, FFP होता है। तो प्लेटलेट्स तो आपको पता है, उसका दो SDP RDP अलग अलग सेगमेंट है। वैसे प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा केवल और केवल क्या आता है, जिसके अंदर हमें क्या क्या देना होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स मेनली देनी होती है, ब्लड एक्सपेंडर्स। तो वही जो प्लाज्मा होता है वो ये है। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा कलर देखा है, मतलब व्हाइट बोल रहा हूँ, सफेद खून, उसके अंदर से ब्लड सेल्स पूरी निकाल दी जाती है बाहर। WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों निकाल दो, WBC RBC प्लेटलेट्स तीनों निकाल दें तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा। अब हमारे पास जो प्लाज्मा बचा उसमें ब्लड सेल्स नहीं है, उसमें क्या क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है, क्लोटिंग फैक्टर्स है और क्या क्या है, पानी है। अगर उसके अंदर से हमने क्लोटिंग फैक्टर को बाहर निकाल दिया,
क्लोटिंग फैक्टर को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो क्या बच जाएगा, सीरम। तो अगर ये देखिए इसके अंदर ब्लड में से हमने ब्लड सेल्स निकाली बाहर, ब्लड सेल्स क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमने बाहर निकाल दी तो बच जाएगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में से अगर हमने क्लोटिंग फैक्टर बाहर निकाल दिया तो बच जाएगा सीरम। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। प्लाज्मा में से क्या होता है, अगर हम केवल ब्लड सेल्स बाहर निकाल रहे हैं तो हम बोलेंगे प्लाज्मा, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर से भी अगर हम क्लोटिंग फैक्टर अगर बाहर निकाल दिए तो वो हो गया सीरम, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा से केवल ब्लड सेल निकालेंगे और सीरम में से केवल क्या निकाला, क्लोटिंग फैक्टर। तो हमारे पास में क्या बचा, पानी के अलावा क्या बचा, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन बची ना, सीरम के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बची। तो प्लाज्मा प्रोटीन सीरम में बची है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीरम को प्रोटीन रिच पोर्शन, ठीक, पोर्शन या प्रोटीन रिच फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरम, प्रोटीन रिच फ्लूइड विदाउट एनी क्लोटिंग फैक्टर। प्रोटीन रिच, अरे पानी है इसलिए फ्लूइड हो गया, प्रोटीन है इसलिए प्रोटीन रिच हो गया, ठीक है। रिच क्यों बोला, इसको भी तो हम बोल सकते थे, प्लाज्मा प्रोटीन रिच क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोले, क्योंकि उसमें प्रोटीन फैक्टर भी था, उसमें पानी भी था और उसमें प्रोटीन भी था। प्लाज्मा प्रोटीन लगभग नियर अबाउट कुछ तो सेम पोर्शन रखते होंगे, इसलिए दोनों 50-50% हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो ठीक है। लेकिन इसको रिच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा कुछ है ही नहीं, पानी था, पानी के अलावा क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इसलिए हमने इसको सीरम नाम दिया। तो रिच, रिच का मतलब क्या होता है, अरे रिच, सीरम को हम प्रोटीन रिच क्यों बोलते हैं, अब नया क्वेश्चन ये है, ये यहाँ तक समझा है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। सीरम को बोलते हैं प्रोटीन रिच फ्लूइड, प्रोटीन रिच फ्लूइड। अब रिच का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब, रिच का मतलब बल्क में जिसके पास कुछ है, अरे अमीर को अमीर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल स्ट्रॉन्ग है, उसके पास में बाकी सबकी कंपैरिजन में ज्यादा है, बाकी सभी कंपैरिजन में कुछ चीज ज्यादा है, अब मान लो पैसा ज्यादा है तो उसको अमीर बोल देते हैं। बाकी रिच का मतलब होता है जिस मान लो बाकी सबकी कंपैरिजन में ज्यादा है। तो सीरम के पास हालांकि प्रोटीन प्लाज्मा के पास भी है, प्रोटीन ब्लड के पास भी है, लेकिन ब्लड में सेल्स ज्यादा है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स और प्रोटीन दोनों है, इसलिए उसको रिच नहीं बोल सकते। सीरम के अंदर क्या है, केवल और केवल प्रोटीन ही है, क्लोटिंग फैक्टर हमने निकाल दिया तो क्या बचा, प्रोटीन, इसलिए हमने सीधा बोला प्रोटीन रिच फ्लूइड। इतना समझ में आया सबको, इतना समझ में आया। क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा के पास तो जैसे कोई क्लोटिंग फैक्टर भी हो गया, वाटर भी हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन भी हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया कुछ कुछ अमाउंट में। तो हमने किसी को हम रिच और किसी को वीक या पुअर नहीं बोल सकते वहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ है ये नहीं, प्लाज्मा प्रोटीन बची है, केवल और केवल प्रोटीन, इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्रोटीन रिच फ्लूइड, ठीक है। मैक्सिमम प्रोटीन है और कुछ अमाउंट में ब्लड प्रोटीन, बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट किसमें होते हैं, प्लाज्मा में। लेकिन सीरम में क्या है, केवल और केवल मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन, उसके बाद में कुछ अमाउंट में रेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी बचे आपके, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, मुझे इसको रिमूव करना होगा यहाँ से, ठीक है। ये आप देखते रहिए केवल ब्लड से रिलेटेड टॉपिक, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं इसका कंपोजिशन, कंपोजिशन मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ टोटल बॉडी का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं होल बॉडी, ठीक। होल बॉडी के अंदर दो पोर्शन हमने किए, एक हमने किया, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड के बारे में, इसलिए हमने क्या किया, एक पोर्शन कर दिया हमने ब्लड, ये विजिबल है शायद मेरे ख्याल से। दूसरा पोर्शन हमने कर दिया अदर टिश्यूज। अब मैं पूछता हूँ कि हमने इसको अदर टिश्यूज क्यों लिखा, क्योंकि ब्लड क्या है, हम इसको टिश्यू लेवल पे बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, का लास्ट क्लास में बताया, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या है, मतलब अगर टिश्यू लेवल पे देखें तो ब्लड एक टिश्यू ब्लड हो गया जो कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी जो टिश्यूज है वो किस में जाएंगे, मतलब रेस्ट अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ब्लड के अलावा जो बचे होंगे अदर टिश्यूज। तो ब्लड का पोर्शन कितना है,
मैंने बताया था 7 से 8% तो हम मैक्सिमम लिमिट ले लेते हैं 8%, और इधर अदर टिश्यूज को ले लेते हैं 92%। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? इसके बाद में अब मैं ब्लड को डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते जाइए आगे, ब्लड को डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं सॉलिड लिक्विड नहीं लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख रहा हूँ लिक्विड पोर्शन, दैट इज प्लाज्मा, एंड अनदर वन इज formed elements of blood cells. formed elements या फिर ब्लड सेल्स। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना था इसमें? 55%, और ये कितना था? 45%। इसको हमने बोला था सॉलिड लिक्विड पोर्शन, और इसको हमने बोला था सॉलिड पोर्शन। ठीक, इतना समझ आया? इसके बाद में हम बात करते हैं अब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा के अंदर कुछ चीजें, जैसे प्लाज्मा किस किस के मिलकर बना होता है, देखिए ध्यान से। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले है क्या है? वाटरी सब्सटेंस तो है ही। तो सबसे पहला क्या आ गया? वाटर। कितना होता है? मैक्सिमम लिमिट अमाउंट यही होता है, मैक्सिमम अमाउंट में यही होता है। इसके बाद दूसरा क्या था जो हम बात कर रहे थे प्लाज्मा के अंदर? क्या है? एक तो पानी है, एक प्लाज्मा प्रोटीन्स है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, और कुछ अमाउंट में फ्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक, ये कितना है? अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं इसको 8%, या 8% या 7%, जितना भी हम ले सकते हो। समझने में आपको थोड़ा आसानी रहेगी, इसको ले लीजिए आप 7%। उसके बाद तीसरा पोर्शन क्या था? अदर सॉल्यूट्स। ठीक है, अदर सॉल्यूट्स मतलब जो घुले हुए हैं, सोल्यूट मतलब जो घुल रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुल रहा है, और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सब बताऊंगा तो परेशान मत होइए, बस आप इतना जान लें कि सोल्यूट मतलब चीनी, मतलब चाशनी बन रही है, चाशनी के अंदर चीनी क्या है? सोल्यूट। जो सॉलिड पार्टिकल जो घल रहा है वो क्या होता है? सोल्यूट। जिसके अंदर घल रहा है, जो पानी है, पानी को क्या बोलेंगे? मतलब पानी जिसके अंदर चीनी घुल रही है वो क्या? सॉल्वेंट। और पानी और चीनी दोनों मिला क्या बनेगा? चाशनी, दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए। तो सोल्यूट मतलब जो चीजें इस प्लाज्मा के अंदर घुल रही है वो क्या है? सोल्यूट्स। ठीक है, अदर सोल्यूट्स ये कितना है? लेस देन 2%। ठीक है, लेस देन 2%। अब देखिए, जो पानी है वो पानी है, पानी में क्या करना है? पानी का जो पोर्शन है, अब पानी का क्या डिवाइडेशन देखेंगे? पानी है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोटीन्स। जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। अब कौन कौन सी होती है? अरे प्लाज्मा, तेरे अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है? तेरे अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है? ए प्लाज्मा, तेरे अंदर कौन कौन सी प्रोटीन है? मेरे अंदर तो एजीएफ है। क्या है? एजीएफ। अबे केजीएफ नहीं, एजीएफ। अब देखिए यहाँ पे एजीएफ क्या है? केजीएफ नहीं, ए जी और एफ, एजीएफ। इट्स नॉट केजीएफ, ये है एजीएफ। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखिए, ए बोले तो एल्बुमिन, ए बोले तो एल्बुमिन, जी बोले तो ग्लोबुलिन, जी बोले तो ग्लोबुलिन, और एफ बोले तो फाइब्रिनोजेन।
एफ बोले तो फाइब्रिनोजन, एफ बोले तो फाइब्रिनोजन। एक होता है ओ यानी अदर प्रोटीन्स, कुछ और भी माइन्यूट लेवल में या माइन्यूट अमाउंट में कुछ प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं अदर प्रोटीन्स। अब देखो इस इनका भी हम कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी अमाउंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन में 54%, इसकी होती है 38%, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो मोस्टली जो पाया जाता है वो होता है एल्ब्यूमिन, उसके बाद में ग्लोबुलिन, फिर होता है फाइब्रिनोजन, ठीक है, और लेस देन 1% या अप्रोक्सीमेटली 1% होता है अदर प्रोटीन्स। समझ रहे हो? अब देखो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन है? एजीएफ, केजीएफ नहीं एजीएफ, तो एजीएफ, ठीक है। ए यानी एल्ब्यूमिन, जी यानी ग्लोबुलिन, एफ यानी फाइब्रिनोजन, ओ बोले तो अदर प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो एल्ब्यूमिन है यहाँ पे काम की चीज जो देखनी है वो यही है, इसको आपको देखना है बस कि क्या एल्ब्यूमिन क्या है? स्मॉलेस्ट एंड न्यूमरस, स्मॉलेस्ट और न्यूमरस। स्मॉलेस्ट मतलब वर्ड कहाँ सुना? हिंदी मीडियम वर्ड बोले। स्मॉलेस्ट मतलब ईएस के मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इससे कुछ छोटा या बड़ा मतलब इसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। जिस वर्ड के आगे लग गया उसके बाद में इससे छोटा हो गया बड़ा कुछ है ही नहीं। स्मॉल लार्ज के आगे लग गया तो लार्जेस्ट मतलब इसके बाद कोई बड़ा नहीं है इस पोर्शन में। स्मॉलेस्ट मतलब इस वाले चीज के अंदर इससे स्मॉल कुछ नहीं है। न्यूमरस एक वर्ड है जो किससे बना है? नंबर से, नंबर NUMBER, ठीक है। तो नंबर को BER लास्ट में हटा के न्यूमरस हो गया, मतलब NUMERUS, ठीक है, ये न्यूमरस हो गया। स्मॉल एंड न्यूमरस क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे ज्यादा कौन होता है? एल्ब्यूमिन। कितना परसेंटेज, कितना अमाउंट है? 54%। ग्लोबुलिन कितना है? 38%। फाइब्रिनोजन कितना है? 7%। अदर प्रोटीन्स कितना है? 1%। इसको आप एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लेना है ले लीजिए, क्योंकि फिर आगे मुझे इसका पोर्शन और चाहिएगा, ठीक है। तब तक मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट। देखो स्मॉलेस्ट एंड न्यूमरस में हटा देता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं अदर सोल्यूट्स क्या क्या है प्लाज्मा के अंदर। अदर सोल्यूट्स क्या क्या है देखिए। अदर सोल्यूट्स में गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। गैसेस हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसमें मैं ये बता दूंगा आपको माइक्रो माइक्रो, ठीक है। बाकी है वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए गैस कौन कौन सी है आपको अच्छे से पता है। गैसेस कौन कौन सी है? O2, CO2 और N2, जो मेजरली हम देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये मेनली गैसेस है जो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। प्लाज्मा में किस में? अदर सॉलिड्स के वाले कंपार्टमेंट में। न्यूट्रिएंट्स, हम दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं देखिए। जितना मेरा टारगेट ये रहेगा कि जिस इस क्लास में जितना मैं आपको दे दूं, मतलब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, आपके होल सिलेबस में काम आएगा। बस आपको फोकस से कंटिन्यूसली विदाउट स्किपिंग क्लास देखना है। देखिए न्यूट्रिएंट्स, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर या सेल कंपोजिशन और डेवलपमेंट में हम देखा जाता है कि दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। जैसा कि वर्ड बता रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो के अंदर क्या क्या होता है? वही आपके जो जिनका कंपोजिशन बड़ा होता है, जिनके एटम साइज बड़ी होती है या फिर जिनकी नीड ज्यादा होती है, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, यानी शुगर। शुगर की सब किस में होता है, किस फॉर्म में होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, शुगर फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। और फैट किस फॉर्म में होता है? फैटी एसिड्स की फॉर्म में। तो मैं मैक्रो के सामने लिख दूं बस आपके समझने के लिए, ठीक है। मैक्रो मतलब जो जिनकी एटम साइज बड़ी होती है, जिनकी अमाउंट ज्यादा होती है। यहाँ लिखता हूं एटम साइज, एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल साइज बिग एंड नीड्स मोर। इसके अंदर क्या क्या था? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और
फैटी एसिड। ये वो चीजें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आती हैं, ठीक है। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनके एटम साइज या मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है और उनकी नीड्स कम होती है, ठीक है, कम अमाउंट के अंदर उनकी जरूरत होती है, लेकिन उनके काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कि आपके जितने भी सारे मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम, सल्फर, जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके विटामिन ए बी सी डी ई, ए जितने भी है, ई के, ठीक है, जितने भी आपके विटामिन है वो सब किस में आते हैं? माइक्रो में। तो मैं लिख देता हूँ मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक, इतना समझ आया सबको। उसके बाद में हॉर्मोन्स, आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो अदर सॉल्यूट्स में आते हैं, जो प्लाज्मा के अंदर अपना पार्ट या रोल बताते हैं कि हमारे बीच में रोल या कंपोजिशन हमारे बीच में है। हॉर्मोन जैसे मैं इसलिए आपको तो एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, या थायराइड हार्मोन को फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। उसके बाद में GH ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कौन सा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन, और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का कंपोजिशन मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। प्लाज्मा के लिए तो लिक्विड पोर्शन होता है जो 55% ब्लड का कंपोजिशन करता है। पहले हमने बात की होल बॉडी, पूरी बॉडी को अगर हम टिश्यू लेवल पर डिवाइड करेंगे, दो पोर्शन मिलेगी, ब्लड और अदर टिश्यूज। ब्लड हमारा होता है 8%, अदर टिश्यूज होते हैं 92%, अप्रोक्सीमेटली, ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा ब्लड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, लिक्विड पोर्शन, एक सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा 55%, सॉलिड पोर्शन में फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स 45%, ठीक है। प्लाज्मा को हमने अलग से, मतलब लास्ट क्लास में हमने ये नहीं देखा था, ठीक है। तो प्लाज्मा को अगर हम सब डिवाइड करेंगे तो प्लाज्मा सबसे पहले मेजर कंपोजिशन मैंने बताया था आपको, पानी होता है, ठीक है, 91%। उसके बाद में प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है? 7%। उसके बाद में अदर सॉलिड्स होते हैं लेस देन 2%, ठीक है। 91 और 7 99, 98 सॉरी, 91 और 7 98 और लेस देन 2, ठीक है, या अप्रोक्सीमेटली 2% वो हो गए, तो 100% हो गया प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर जो मेन जो डिस्कशन होता है, जो किसका होता है? पानी के बाद में प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है, या जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। एक प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन है? KGF नहीं, सब AGF। कौन सी? AGF, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। उसके बाद में कुछ अदर प्रोटीन्स होते हैं जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने के लिए काम आते हैं ना, वो अदर प्रोटीन का काम होता है। इनके कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया। एल्बुमिन सबसे छोटी होती है और नंबर में बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है प्लाज्मा में वो एल्बुमिन होती है, ठीक है। ये ऑन्कोटिक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं, सब बताएंगे आपको क्या होता है ऑन्कोटिक, क्या होता है ऑस्मोटिक। उसके बाद प्लाज्मा का जो लास्ट पोर्शन है अदर सॉल्यूट्स, ये है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसके जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन रोल है, जो वाइटल रोल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो होता है इसी का। देखिए जैसे गैस एक्सचेंज, गैसेस जितनी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आपको पता है अच्छे से क्या इनका रोल है, ठीक है, जो मेन गैसेस वो है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हमने देखा दो टाइप से, कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो वो जिनकी एटम साइज बड़ी होती है या जिनकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान नीड ज्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं मिनरल्स या विटामिन्स, मिनरल्स और विटामिन्स। उसके बाद में हॉर्मोन्स हम देखते हैं TSH, GH, TSH और GH, यानी ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसी तरीके से फिर बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और सीरम क्रिएटिनिन, ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या तक सबको समझ आया? मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, प्लाज्मा पोर्शन का इसको इरेज कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छा है, नहीं तो बैक जाके ले लीजिएगा एक बार। पूरा डिस्कशन में अंदर तक इसका कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम देखेंगे ब्लड सेल्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा मेनली ब्लड सेल्स क्या है, ठीक है। ब्लड सेल्स का जो पोर्शन या जो कंपोजिशन है, किस टाइप्स की ब्लड सेल्स होती है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लड सेल्स के अंदर हम अगर देखें, ब्लड सेल्स पता है आपको अच्छे से कि 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती है, या मैं इसका पोर्शन बता रहा हूँ, ठीक है, ये आउट हो गया। सबसे पहला है RBC, ठीक है, नंबर कितना आपको अच्छे से पता है, 4.5 to
5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक, ये हो गया आरबीसी। ठीक है, ये आरबीसी का अमाउंट हो गया। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। आगे बताऊंगा आपको, लेकिन क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक वर्ड होता है ग्रीक में इरिथ्रोस। इरिथ्रोस जिसका मीन होता है, इरिथ्रोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड। रेड मतलब लाल। ग्रीक में एक वर्ड होता है इरिथ्रोस जिसका मतलब होता है रेड। ठीक है, उसी से वर्ड बना इरिथ्रोसाइट, जो कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स। नंबर्स मैंने आपको इनको बता दिया कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। उसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट वर्ड कहां से बना है? ल्यूकोसाइट वर्ड कहां से बना है? ल्यूकोसाइट वर्ड बना है ग्लूकोज से। ल्यूकोसाइट वर्ड बना है ल्यूकोज से, LEU। ल्यूकोस। ल्यूकोसाइट वर्ड बना है ल्यूकोस से, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? व्हाइट। ल्यूकोस जिसका मतलब होता है व्हाइट। ठीक है, बताते जा रहा हूँ आपको डब्ल्यूबीसी आरबीसी को ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रीक वर्ड है ल्यूकोस जिसका मतलब होता है व्हाइट। तो जैसा कि फुल फॉर्म बताती है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। नंबर इनका बताया आपको 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ये इसका नंबर है। तीसरा फिर आपने देखा, तीसरा हमने आपको देखा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट वर्ड बना है थ्रोम्बोस से, ग्रीक वर्ड है थ्रोम्बोस जिसका मतलब होता है क्लोट। ठीक है, यानी वो सेल्स जो क्लोटिंग का काम करती है, जो क्लोटिंग में अपना मेजर रोल प्ले करती है, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट जिसका दूसरा नाम है। ये भी ग्रीक वर्ड से बना है थ्रोम्बोस से। इनका नंबर होता है 1.5 लाख से 1.5 लाख टू 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, इतना तो मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों में आपको पता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मेडिकल साइंस में ग्रीक वर्ड आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब जो भी है इनका जो इमर्जन है वो ग्रीक वर्ड से, मोस्टली ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है। तो जैसे इरिथ्रोस, ल्यूकोस और थ्रोम्बोस, ये सब क्या है? ग्रीक वर्ड है जिनका मतलब मैंने आपको पर्टिकुलरली बता दिया है। उसके बाद में चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं अब जो डब्ल्यूबीसी है इसका मत किया मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बिल्कुल फोकस करिएगा बड़े ध्यान से। डब्ल्यूबीसी जो है इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। डब्ल्यूबीसी को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, GRANULO, ठीक है, ग्रेन्युलो और साइट्स, ग्रेन्युलो और साइट्स। दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। सबके ट्रिक टर्म सब बताऊंगा अभी, बस आप देख करेंगे पे। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होता है? ये कुछ वो सेल्स होती है जिनके अंदर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनमें कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब कण, जो कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो नेचर में क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर अपना जो भी, जिस मामले में इन्फेक्शन हुआ, कोई भी बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ तो जैसे ही जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, आपको पता है डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी या ब्लड की, ये जो बॉडी की सिक्योरिटी का काम करते हैं, वो काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो इसकी जो ये पोर्शन है ग्रेन्युलोसाइट, ये क्या करती है? जैसे ही ब्लड में इन्फेक्शन हुआ,
कुछ इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं, या तो जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ट्रैप करना है, उनको डिग्रेड करने का काम करते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आए, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आए, और जैसे साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स इसमें बॉडी में आए तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। जो माइक्रोब्स आपके होते हैं, माइक्रोब्स या इन्फेक्शन, इससे फाइट करने का काम कौन करता है, फाइटिंग का काम होता है साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स का। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? चलिए बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स का। ग्रेन्युलोसाइट होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के बेसिस पर, अगर ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्युलोसाइट, अगर ग्रेन्यूल्स नहीं तो अग्रेन्युलोसाइट्स। अब वो जो ग्रेन्यूल्स है उसको हम डाई से स्टेनिंग करते हैं, मतलब उस जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें डाई डालते हैं। ठीक है, डाई डाला, अगर ग्रेन्युलोसाइट होगी तो वो तीन तरीके कलर देती है, तीन तरीके से कलर देती है। किस तरीके से कलर देती है बताता हूं। ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, जिस तरीके से कलर देती है उसी तरीके से इनका नाम होता है। जैसे मान लो ग्रेन्युल्स है, हमने इसमें डाई डाली, हमारे पास दो डाई होती है, एक एसिडिक डाई होती है और एक बेसिक। मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, पीएच जिसका 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, बताया था वो यहाँ काम है। जो डाई अगर हमने डाली, अगर एसिडिक डाई डाली और कलर दे दिया, एसिडिक डाई डाली और कलर दे दिया, तो क्या हुआ, एसिडोफिल्स। अच्छा, दो वर्ड बताता हूं आपको, देखिए यहाँ पे, फिल और फोबिक। अरे कोई भी, जैसे मान लो बोलते हैं फोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रो मतलब बंद कमरे से डर। एक रेबीज नाम की बीमारी होती है, उसमें एक सिम्टम देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया। उसमें क्या होता है, जो रेबीज का मरीज होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। क्या होता है, पानी से उसको डर लगने लगता है। तो फोबिया, फोबिया का मतलब है डर, फोबिया का मतलब होता है डर या दूर भागना। ठीक है, और उस फोबिया का अपोजिट वर्ड है फिल। ठीक है, फिलिक, फिलिक मतलब लव, जो प्यार करता है। जब मान लो पानी से अगर कोई प्यार कर रहा है तो वो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। अगर कोई मतलब पानी से प्यार कर रहा है तो क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक। और अगर पानी से वो डर रहा है या पानी से नफरत कर रहा है तो क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, जो हमने डाई डाली, मान लो हमने एसिडिक डाई डाली, एसिड वाली डाई डाल दी, अगर उस एसिड वाली डाई के साथ में जो कलर दे दिया, मतलब उस एसिड वाली डाई के साथ में चिपक गया, तो अपना कलर चेंज कर लिया। अगर कलर चेंज कर लिया तो क्या हो गया, उस डाई से प्यार कर रहा है तभी ना कलर चेंज किया, उससे अटैच हुआ तभी ना कलर चेंज हुआ। तो जैसे वो प्यार किया, तो प्यार के लिए हमने क्या वर्ड लिया, फिल। प्यार के लिए क्या वर्ड लिया, फिल। और कौन सी डाई डाली तब कलर चेंज हुआ, एसिडिक। तो एसिडिक डाई डाली और उस सेल का कलर चेंज हो गया, WBC मतलब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, एसिड की वजह से अगर कलर चेंज हो गया तो क्या होगी, एसिडोफिल। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, एसिडोफिल। ठीक है, देखिए, अगर हमने बेसिक डाई डाली, अगर हमने एल्कलाइन डाई जिसकी पीएच 7 से ज्यादा है, पीएच 7 से ज्यादा है, वो वाली डाई अगर हमने डाली और कलर चेंज हो गया, मतलब कुछ सेल्स थी जिनका एसिड की वजह से कलर चेंज हो गया, तो क्या हुआ, एसिडोफिल हो गई। अब कुछ हमने एल्कलाइन डाई डाली, उसकी वजह से कलर चेंज हो गया, तो कौन सी डाई, कौन सी सेल्स हो गई, बेसोफिल्स। क्या हो गई, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है, एसिडिक डाई डाली और कलर चेंज हुआ, एसिडोफिल। बेसिक डाई डाली, एल्कलाइन डाई डाली और कलर चेंज हो गया तो बेसोफिल। अब अगर ये सोच लीजिए, हमने डाई डाली, हमने दोनों डाई डाल दी, दोनों से कलर चेंज नहीं हुआ, दोनों डाई डाल दी, दोनों से कलर चेंज नहीं हुआ, तो जो कलर चेंज नहीं हुआ, अरे तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रोफिल। मतलब कि उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। अरे न्यूट्रल गियर डालते हैं तो उसमें आप कितनी रेस दीजिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। न्यूट्रल डालने के बाद में आप पीछे भगाओगे गाड़ी को, भागेगा क्या, नहीं भागेगी। क्यों, वो न्यूट्रल है, उसमें किसी का फर्क नहीं पड़ता, ना रेस का फर्क पड़ेगा ना कुछ फर्क पड़ेगा, गियर का फर्क पड़ेगा। तो एक वो सेल्स होती है जिनमें ना एसिड डाई का फर्क पड़ता है ना बेसिक डाई का फर्क पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यानी वो न्यूट्रल है। ये होती है
जो मैक्सिमम पोर्शन में होती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स। मतलब इस WBC जो ये अमाउंट है इसमें अगर कोई मैक्सिमम होती है तो वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मैक्सिमम जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, उससे कम होती है एसिडोफिल और सबसे कम होती है बेसोफिल। सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल, ये होती है 50 से 70%। 50 से 70%। सोचिए कितना अमाउंट है इसका, मतलब इसका मेजर अमाउंट तो ये ले रही है। उसके बाद में ये है एसिडोफिल 2 to 4% और ये होती है बेसोफिल लेस देन 1%। ठीक है, बेसोफिल कितनी होती है? लेस देन 1%। अब देखिए एक और चीज बताता हूँ आपको, इस एसिडोफिल का एक दूसरा क्या नाम होता है? एक एसिडिक डाई आती है, एसिडिक डाई आती है, इसका नाम होता है इयोसिन, इयोसिन डाई। उस इयोसिन डाई को हम डालेंगे तो वो नेचर उसका एसिडिक है, तो जैसे ही वो एसिड जाएगी और जो सेल्स एसिड से प्यार कर रही है, जो एसिड की वजह से कलर चेंज कर रही है, उसको हमने क्या बोल दिया? एसिडोफिल। अब उस डाई के नाम पे भी इसी का नाम दूसरा बोला जाता है, क्या? एसिडोफिल को हम बोलते हैं इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। फिल वर्ड इज फॉर लविंग, ठीक है, और इयोसिन मतलब इयोसिन डाई। ठीक है, तो जो सेल्स इयोसिन डाई की वजह से कलर चेंज करती है वो क्या होगी? इयोसिनोफिल्स। ठीक है, और उसी को हम क्या, वो नेचर में एसिडिक है तो उसको हम क्या, मतलब नेचर में एसिडिक है तो क्या होगी? एसिडोफिल। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है। इस तरीके से बेसोफिल क्या है? बेसिक डाई की वजह से, एल्कलाइन डाई की वजह से जो कलर चेंज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसोफिल। इसी तरीके से दूसरी चीज है, ये तो ऑप्शन में है ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब देखिए एग्रेन्यूलोसाइट्स, एग्रेन्यूलोसाइट्स क्या होती है? MLA। देखिए बताता हूँ कैसे, M और L, MLA। ML क्या होती है? A। MLA मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ML दोनों क्या होती है? एग्रेन्यूलोसाइट्स। अब M बोले तो मोनोसाइट्स और L बोले तो लिम्फोसाइट्स। M बोले तो मोनोसाइट्स और L बोले तो लिम्फोसाइट्स। M स्टैंड्स फॉर मोनोसाइट्स, L बोले तो लिम्फोसाइट्स। इसकी अमाउंट होती है 3 से 8%। मोनोसाइट्स कितनी होती है नंबर में? 3 से 8%। और लिम्फोसाइट्स कितनी होती है? 20 से 25%। ये आपका जब आप CBC देखेंगे तो जब फर्दर आप देखेंगे तो ये CBC हो गया आपका, DLC हो गया आपका, ये डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट इसको बोलते हैं। 5 तरह के WBC के टाइप्स होते हैं, 5 मैंने आपको बता दिए। वो भी किस कैटेगरी में डिवाइड होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लिम्फोसाइट्स बताता हूँ आपको। लिम्फोसाइट्स भी क्या है? लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट भी 2 है, आपने पढ़ी होगी, जहाँ तक पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स क्या होती है? 2 टाइप की होती है। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। आगे बताऊंगा, इम्यूनिटी के अंदर सब कुछ बताऊंगा। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अभी याद रखिए बस कितना, जो बोन मैरो में डेवलप हो रही है या जिनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन बोन मैरो में हो रहा है वो हो गई बी लिम्फोसाइट, और जिनका मैच्योरेशन डेवलपमेंट के बाद में जो डेवलपमेंट जाके जहाँ जिस जगह हो रहा है वो एक जगह होती है थाइमस, एक ऑर्गन होता है थाइमस। ठीक है, तो जो थाइमस में जिनका मैच्योरेशन हो रहा है, थाइमस में जिनका मैच्योरेशन हो रहा है वो क्या हो गई? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब टी भी 2 टाइप की सेल्स होती है, एक टी हेल्पर होती है, एक टी किलर होती है। एक क्या होती है? टी हेल्पर होती है और एक क्या होती है? टी किलर होती है। देखिए आपका जो सेल्स थी, मैंने सेल्स का आपको बताया, हाँ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स है जो फॉर्म एलिमेंट्स था आपका, उसका मैंने आपको डिवाइडेशन बताया। RBC, WBC, प्लेटलेट, तीनों का नंबर होता है 4.5 से 5.5 लाख RBC है, 4000 से 11000 WBC है, 1 लाख 1.5 लाख से 4.5 लाख क्या है? प्लेटलेट्स है। तीनों अलग अलग वर्ड से, ग्रीक वर्ड है इरिथ्रोस से बना है। इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड, जिसका मतलब होता है, जिससे वर्ड बना इरिथ्रोसाइट जो लगता है RBC है। ल्यूकोस का मतलब होता है व्हाइट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए काम में ली जाती है उसको, इसलिए हम उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट को, जो एक ग्रीक वर्ड से जिसका ओरिजिन हुआ है, जिसका नाम है थ्रोम्बोस, जो वर्ड है उस थ्रोम्बोस का मतलब होता है क्लॉट। ठीक है, तीनों का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में
मेजर जो हमें देखना था डिवाइडेशन वो क्लासिफिकेशन देखा था डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ सेल्स के अंदर, जो क्या करते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे माइक्रोब से बॉडी के लिए फाइट करते हैं, माइक्रोब से और इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और बॉडी की सिक्योरिटी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए कुछ वर्ड मतलब कुछ कण होते हैं जिनको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। उसी के बेसिस पे डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं वो एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट्स को याद रखिए आप MLA से। MLA मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों क्या है एग्रेन्युलोसाइट्स। उसके अलावा जो बची तीनों एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, मैंने आपको तीनों बता दिए। ठीक है, ये होती है, इनका कलर चलता है बेसिक डाई की वजह से, तो बेसिक की डाई की वजह से बेसोफिल, और जो जो एसिडिक डाई जो काम मिल जाती है उसका नाम होता है इयोसिन, इसी के वर्ड पे उसका नाम हो गया एसिडोफिलिक, और जो किसी से कलर चेंज नहीं देती वो न्यूट्रोफिल्स। और मैंने आपको वर्ड बताया फिल और फोबिक, हाइड्रोफोबिया और हाइड्रोफिलिया से मैंने आपको दोनों बता दिया है। ठीक है, ये थी अपनी आज की क्लास। ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात करते रहेंगे। लेट्स रीड दिस अप्रोप्रिएटली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेस्ट विशेस, ऐसे ही मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। आपको कुछ सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गुड लक, जय हिंद।